आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने जयपुर शहर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में शिरकत की और वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट डॉक्टर पुनीत रिजवानी से और जाना उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी डॉक्टरी के बारे में कि वह कैसे अपने पेशेंट का इलाज करते हैं और कब से लेकर कब तक वह हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं। उनका देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। आइए आपको दिखाते हैं उनकी बारे में कुछ खास बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। और आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में विजिट की, शहर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, जहां इस वक्त कोरोना पेशेंट को भर्ती किया जा रहा है। तो आज इसी कोरोना काल के अंदर जिन मरीजों की हालत को ठीक किया है, जिन मरीजों को ठीक किया है, जिनकी देखभाल में जिन्होंने अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया है, आज मैं उस शख्सियत से आपको रूबरू करवाता हूं। आज हमारे साथ में उन्हीं के हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मौजूद हैं, पुनीत रिजवानी। आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूं राहुल जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब कुछ अपने बारे में बताइए। राहुल जी, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत रिजवानी। मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, और मैं इसी अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 18 वर्षों से। डॉक्टर साहब, आपने अपनी ये जो मेडिकल एजुकेशन है ये कहां से कंप्लीट की? मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन MBBS और MD दोनों SMS मेडिकल कॉलेज से की है। तो डॉक्टर साहब, अभी आप इस हॉस्पिटल में पेशेंट को देख रहे हैं, यहाँ पर वर्किंग करने के बाद आप क्या घर पे भी वहाँ पेशेंट को देखते हैं? हाँ बिल्कुल, सब तरह के पेशेंट हैं इस वक्त, खासकर कोविड के पेशेंट ये भी देखने को मिल रहे हैं। कोविड प्लस पोस्ट कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये मोस्टली पेशेंट्स इन दिनों आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पर डे कितने पेशेंट से आपकी डील होती है, कितने पेशेंट को आप देखते हैं? लगभग 100 पेशेंट्स। और घर पे भी? घर पे इन दिनों कम समय दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफी लोड है हमारे पास कोविड पेशेंट्स का, इसलिए घर पे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या मतलब आपने जब इतने आप 100 पेशेंट कोविड पेशेंट को रोज पर डे देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि मतलब उनके ठीक होने के आसार कितने प्रतिशत बढ़ जाते हैं अगर जो आप बताते हैं अगर उनका वो ध्यान रखे तो? नहीं, डेफिनेटली कोविड में पर्सनल केयर पेशेंट को अच्छी मिल रही है और इससे रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। काफी हद तक पेशेंट्स माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो तो घर पे ही ठीक हो जाते हैं, और जो हॉस्पिटल में भी आते हैं उसमें भी काफी अच्छा सक्सेस रेट है, काफी पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं यहाँ से। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको पर्सनली जो मतलब जो ध्यान नहीं रख रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं उन पेशेंट के लिए? देखिए, कोविड में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके शुरू के 7 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उस 7 दिन में आप ध्यान रखते हैं, लापरवाह नहीं होते हैं, टाइम से इलाज लेते हैं, क्योंकि अगर 7 दिन निकल जाते हैं और पेशेंट ध्यान नहीं देता है और एकदम से ऑक्सीजन कम लेके आता है तो वो गंभीर स्थिति होती है। उस स्थिति में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा सीवियर इलनेस की वजह से BiPAP वेंटिलेटर्स पे जाने की संभावना बढ़ जाती है कई पेशेंट में। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बीमारी को हल्के में न लें, घबराने की भी जरूरत नहीं है। जो पेशेंट्स में कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। टाइमली इस बीमारी का पता लगना इसलिए भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से कितनी दूरी बना के रखें, दूसरों को कितना बचाना है आपको, क्योंकि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन भी डिले होता है डायग्नोसिस, आप बिना मास्क के घर में बैठे हुए हैं, तो आप 4 लोगों को 5 लोगों को उसकी वजह से इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि यह बीमारी टाइमली पकड़ी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद में एक ब्लैक फंगस बीमारी आ रही है। ब्लैक फंगस बीमारी के लिए ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना संक्रमित लोगों को ही हो रही है, तो इसके आपका क्या कहना है? देखिए, ब्लैक फंगस कोरोना संक्रमित में ज्यादा हो रही है। ये बीमारी पुरानी है, पहले भी होती थी, पर इतना इंसिडेंस नहीं देखने को मिलता था। मेनली उनको मिलता था जिनके ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक इन्फेक्शन हो गए, सॉइल के द्वारा ये फैलती है शरीर में। तो जिनके डायबिटीज होती थी, जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम है, चाहे डायबिटीज की वजह से कम है या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उसमें ये इन्फेक्शन जाने की संभावना ज्यादा होती है। इन दिनों इसलिए ज्यादा देखने को मिल रही है। कुछ इसके संभावित कारण ये है कि पेशेंट्स के डायबिटीज वालों में ज्यादा देखने को मिलता है,
एक कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, तो उन पेशेंट्स में थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है कि ज्यादा हो। एक नई चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि स्टीम इनहेलेशन। कई पेशेंट्स बहुत ज्यादा स्टीम इनहेलेशन करते हैं अपनी बीमारी के दौरान। देखिए, स्टीम इनहेलेशन अभी कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि उसकी वजह से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है या लंग्स में नहीं पहुंचता है। स्टीम जो गर्म भाप लेते हैं उसकी वजह से अपनी जो नाक का मुंह का जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाता है, उससे बॉडी में इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है कि इसका कारण क्या है। अपने आप में ये जो वायरस है, ये जो कोविड वायरस का स्ट्रेन है, ये अपने आप में जिम्मेदार हो सकता है जिसकी वजह से ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तीसरी लहर की बात चल रही है कि तीसरी लहर बच्चों में ज्यादा असरदार दिखाई देगी, बच्चों को बहुत जल्दी कैप्चर करनी, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये लहर अभी तक आई नहीं है। दूसरा, बच्चों में ये प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि बच्चों में ये ज्यादा असर करेगी। इसके कुछ कारण हैं। एक कारण तो ये है कि एडल्ट पॉपुलेशन में अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो काफी हद तक एडल्ट पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड हो जाएगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक। तो उस स्थिति में संभावना ज्यादा है कि अगर ये लहर आती है तो बच्चों में ज्यादा संक्रमण होगा, पर ज्यादा सीवियर संक्रमण होगा, उनमें ज्यादा गंभीरता आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये जरूरी नहीं है, इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, पर उसकी दिक्कत करेगा वो बच्चों में, ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं आपसे कि अभी मतलब जो लोग इलाज करवाने आते हैं, जो कई बार क्या होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है, वो उनके पास पैसा नहीं हो पाता है और उस दौरान वो इलाज करवाने आते हैं, लेकिन एक बड़े हॉस्पिटल का नाम सुनकर कि वहां पर पैसा ज्यादा लगेगा, ये भी लोगों के एक दिमाग के अंदर एक फितूर जम गया है, ये बैठ गया है कि वो वहां पर इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या प्रोटोकॉल बनाते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ ही परसेंटेज पेशेंट होते हैं जिनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। 85 to 90% पेशेंट घर में ही ठीक हो सकते हैं। 5% पेशेंट्स को हल्की फुल्की दवाइयां और ऑक्सीजन के साथ हॉस्पिटल में सपोर्ट से होता है। 2-4-5% पेशेंट जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है। ये सुविधाएं प्राइवेट में भी उपलब्ध है, गवर्नमेंट में भी उपलब्ध है। ये पेशेंट की विश होती है कि कहाँ पे जाना चाहता है, दोनों जगह उपलब्ध है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका पेशेंट का देखने का टाइम क्या है, हॉस्पिटल में भी और घर पे भी? देखिए, मोस्टली टाइम मैं हॉस्पिटल ही देता हूँ। मैं सुबह 9 से शाम को 4 से 5 बजे तक हॉस्पिटल में ही मिलता हूँ। उसके बाद घर पे कितने बजे देखते हैं आप? घर पे देखने का ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है, 2-4 पेशेंट अपॉइंटमेंट से ही देखते हैं। इन दिनों मेनली कोविड की वजह से यहीं पे लोड काफी ज्यादा है, उसी में हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम में आपके पास ब्लैक फंगस के या कोई ऐसे जो तीसरी लहर के बच्चों के कोई केसेस आए हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों में इन्फेक्शन पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, पर चूंकि उनमें इतनी गंभीरता नहीं होती है इसलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। बाकी ये नहीं है कि घर में सिर्फ अडल्ट पॉपुलेशन को हो रहा है, उसी घर में बच्चों को भी हो रहा है, पर उनमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। आते भी है तो हल्का फुल्का बुखार खांसी होकर वो स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। बहुत ज्यादा उनको दवाइयों की भी जरूरत नहीं होती। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि अभी क्या है, हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की कमी ज्यादा देखी गई है। ऑक्सीजन मतलब सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। तो आपके हॉस्पिटल में भी ऐसा किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की किल्लत हुई है तो हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड हुई है या उनको पेशकारी हॉस्पिटल वाले अपने पेशेंट को कह देते हैं कि प्लीज आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कीजिए? तो ऐसा आपके हॉस्पिटल में हुआ है अभी तक? जी नहीं, किल्लत जरूर आई थी हमारे स्टेट में, पूरे इंडिया में आई थी, पर ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं आया कि जिसको हम ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाए हों। ऐसा एक भी सिंगल केस नहीं है। जितने पेशेंट थे सबको इधर उधर से व्यवस्था करके सब पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल, आप हमारे आवाज इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं सबको यही कहूंगा कि एक तो ये बीमारी अगर बिगड़ जाती है तो बहुत खतरनाक है, तो इस बीमारी से डरे नहीं सबसे पहले तो, और थोड़े भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत टेस्ट कराएं, क्योंकि हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर अपन इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, ऑक्सीजन नापना चालू कर देते हैं, तो बहुत कम पेशेंट ऐसे होंगे जो कि सीवियरिटी या सीवियर इन्फेक्शन की तरफ जाएंगे। इसलिए इस बीमारी को टाइमली पकड़ना बहुत मुश्किल है। पकड़ के अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनको बचाएं ताकि उनको इन्फेक्शन नहीं हो। खासकर बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं,
या जिनमें डायबिटीज है, दूसरी कोमॉर्बिड इलनेस है, इन पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान रखना है। एक चीज तो ये हुई, दूसरी चीज ये है वैक्सीनेशन। वैक्सीन बहुत प्रोटेक्टिव है। अपने जो एक मिसकंसेप्शन है कि वैक्सीन की वजह से बीमार हो रहा है कोई, या वैक्सीन लगाने से बचाव नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में देखने में आया है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन होता है, पर ये जरूर है कि वैक्सीन के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होता है। इवन मेरे को खुद को कोविड हुआ था वैक्सीन के बाद, पर उसका असर बहुत कम होता है। तो इसलिए वैक्सीन जब आपको अवेलेबल हो तुरंत लगवाएं। जी, तो सुना दोस्तों आपने कि डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि प्लीज आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, मास्क लगाए रखना है और अपने आसपास सफाई का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हेल्थ इज वेल्थ। सो प्लीज सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए और देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज। मैं राहुल, कैमरामैन राजेश के साथ आवाज इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज।